सदस्यगण, युवा संसद के इस शीतकालीन सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ तथा आशा करती हूँ यह शीतकालीन सत्र देश के सर्वांगीण विकास में सहायक होगा। सर्वप्रथम राष्ट्रगीत होगा। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सुश्री विशाखा, जो कि उत्तराखंड के टिहरी संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं, अब शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान करेंगी। सुश्री विशाखा महोदया, आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञान करेंगी? महोदया, मैं शपथ ग्रहण करूंगी। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहेंगी? मैं हिंदी भाषा में शपथ लूंगी। मैं विशाखा, जो युवा संसद की लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी, देश की प्रभुसत्ता और एकता बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। जो कि अरुणाचल प्रदेश की अरुणाचल ईस्ट संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं, अब शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान करेंगी। महोदया, आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञान करेंगी? महोदय, मैं शपथ ग्रहण करूंगी। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहेंगी? अंग्रेजी में। I, Radhika, having been elected a member of lower house of the Youth Parliament, to swear in the name of God that I will do faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. माननीय सदस्यगण, हम आज शीतकालीन सत्र के शुभारंभ पर मिल रहे हैं। मेरा यह दुखद कर्तव्य है कि मैं सदन को धराली उत्तराखंड में 48 नागरिकों की भूस्खलन से तथा आतंकवादियों के द्वारा दिल्ली एवं श्रीनगर में किए गए बम विस्फोट में मारे गए 24 निर्दोष नागरिकों की मृत्यु की सूचना दी, जो कि पूरे राष्ट्र के लिए अत्यंत पीड़ादायक है। मैं इनके परिवारों के लिए अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ। महोदया, मैं इन दोनों घटनाओं में जान गंवाने वाले सभी नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और इस दुख की घड़ी में इन परिजनों के साथ मैं साथ खड़ा हूँ। मैं आतंक के प्रत्येक रूप की निंदा करता हूँ और सदन को बताना चाहता हूँ कि आतंक घटना में लिप्त सभी लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। ऐसे जघन्य अपराध हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सदन के नेता द्वारा अर्पित की गई श्रद्धांजलि में स्वयं को भी संयोजित करती हूँ। मैं शोक संतप्त परिवार को संवेदनाएं भेजने में स्वयं को और अपने दल को भी संयोजित करती हूँ। सदस्यगण अपना गहरा शोक प्रकट करने के लिए कुछ क्षणों के लिए मौन खड़े होंगे। महासचिव शोक संतृप्त परिवारों को संवेदना संदेश भेजेंगे। हाँ महोदया। सदन को 5 मिनट के लिए स्थगित किया जाता है।
माननीय सदस्यगण, अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी नए मंत्रियों का परिचय कराएंगे। तहत प्रश्नकाल प्रारंभ करना चाहूंगी। मेरे पास काफी संख्या में प्रश्न आए थे, जिनमें से कई प्रश्नों को तारांकित प्रश्नों के रूप में लिया गया। प्रश्न संख्या 201 श्री विकास। माननीय अध्यक्ष महोदय, नौजवान नागरिक काम के लिए तरस रहे हैं। युवा को कब काम मिलेगा? आखिर ये कब देश के काम आएंगे? बिना काम के ये अपने सपनों को कैसे साकार कर पाएंगे? मैं माननीय वित्त मंत्री जी से ये पूछना चाहूंगा कि आखिरकार सरकार इस देश में बढ़ रही बेरोजगारी के निराकरण में क्या कदम उठा रही है? विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार द्वारा कई कानूनों में परिवर्तन किए गए हैं। स्वरोजगारी की दिशा में हमारी सरकार के द्वारा कई पहल की गई हैं, जिसमें स्टैंडअप कार्यक्रम, रहबर योजना, मुद्रा योजना, स्किल डेवलपमेंट और जनधन खातों के माध्यम से नागरिकों को ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रावधान दिए जा रहे हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 13.2 करोड़ रोजगार के अवसरों को उपलब्ध कराया गया है। यही नहीं, इसके अलावा आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि 27 क्षेत्रों में कुल नियोजित व्यक्तियों की संख्या 64.3 करोड़ हो गई है। पेपर लीक किए जा रहे हैं। तैयारी करने वाले गरीब बच्चे अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। पढ़े लिखे नौजवान नागरिकों को घर बैठना पड़ रहा है। योग्य उम्मीदवारों को नौकरी नहीं, सिर्फ अपने लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। मैं पूछता हूँ, ये कहाँ न्याय है? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, पेपर लीक मामले में हमने सख्त रूप अपनाते हुए लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 लागू किया है, जिसके तहत जो व्यक्ति या समूह पेपर लीक मामले में सहयोग करेगा उसे 3 से 10 साल की सजा व 1 करोड़ रुपए के जुर्माने तक का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ ही पेपर लीक में जो भी सहयोग करेगा उसकी व्यक्तिगत संपत्ति को भी जब्त कराने का प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, अरे आपके अधिनियम की तो धज्जियां उड़ाई गई है। ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा क्या हुआ, याद है आपको? आपके नियम भी धरे के धरे थे। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, पेपर लीक मामले की जांच हमारे द्वारा सीबीआई को दे दी गई है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सभी दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। प्रश्न संख्या 205 सुश्री कावेरी। अध्यक्ष महोदय, एसआईआर को लेकर देश के नागरिकों में भारी असंतोष व्याप्त है। निर्वाचन आयोग को सरकार ने अपने हाथों की कठपुतली बना दिया है। लोगों का विश्वास इस संवैधानिक संस्थाओं से उठ रहा है। ऐसे में लोकतंत्र कैसे बचेगा जब संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है? माननीय सदस्य का कथन बिल्कुल निराधार एवं तथ्यहीन है। माननीय सदस्य शायद भूल गए हैं कि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जिसके अपने कुछ कर्तव्य होते हैं, जिनको पूर्ण करने में आयोग स्वतंत्र होता है। वह किसी के अधीन नहीं होता। मतदाता सूची को अपडेट करना निर्वाचन आयोग का मूल दायित्व है। यही कार्य वह कर रहा है। हाँ, परेशान तो वह है जो फर्जी वोटों के सहारे अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, घुसपैठियों को शरण देना चाहते हैं और उनके हाथों में भारतीय नागरिकों के राजनीतिक अधिकार देना चाहते हैं। तनीषा जी। अध्यक्ष महोदय, पहलगांव में आतंकवादी हमले से पूरा देश गुस्से में था। फिर भी देश की सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को बीच में ही रोक दिया। देश की जनता के भावनाओं का सम्मान नहीं किया। कहीं ऑपरेशन सिंदूर रोकने के पीछे सरकार भारी दबाव में तो नहीं आई? रक्षा मंत्री जी कृपया। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार आतंक का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए दृढ़ संकल्प है और हमारी आर्मी के जवान किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए सक्षम है। ये तो आप सभी भलीभांति भी जानते होंगे। और ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा हमारी सेना ने मात्र 90 मिनट में दुश्मन के एयर डिफेंस को ध्वस्त कर दिया।
और हमारे ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा जो चलाया जा रहा था, और हमने मात्र 3 दिन में दुश्मन को घुटनों के बल ला दिया। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल आकाश S-400 आकाशदीप ने तुर्की और अमेरिका और चाइना जैसे देश के हथियारों को घुटनों के बल ला दिया और उनके हथियारों को भी धूल चटा दी। मैं सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहूंगा, हमारी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के पूर्व निर्धारित राजनीतिक और सैन्य उद्देश्यों के पूरा होने के बाद रोका गया था। अस्पतालों को कूड़ादान बनाकर रखा है। अस्पतालों में बड़े बड़े डॉक्टर तो दूर की बात, वहाँ सामान्य उपचार के लिए भी डॉक्टर नहीं है, आधुनिक उपकरण नहीं है, जहाँ है वहाँ काम नहीं कर रहे हैं। अब तो हालत ये हो गई है, सरकार से जनता का भरोसा उठ गया है। वह सरकारी अस्पतालों की बदहाली रोकने के लिए कोर्ट जा रही है। आखिर कब तक जनता ऐसे ही बदहाल रहेगी? संसदीय कार्य मंत्री कृपया। महोदय, मैं इन विषयों को संबंधित मंत्रियों तक पहुंचाऊंगी। सम्मानित सदस्यगण, अब मैं संसदीय प्रक्रिया के तहत विशेषाधिकारों का उल्लंघन से संबंधित विषय आमंत्रित करना चाहूंगी। माननीय सदस्य श्री आयुष। इसके विषय में टिप्पणी करते हुए समाचार पत्र तथा समाचार चैनल तथा नागरिक समाज के सदस्यों द्वारा विशेष अधिकार का उल्लंघन किया गया है। इन सभी ने इस विधेयक के पीछे गलत इरादों को जिम्मेदार ठहराया है और पूरे राजनीतिक वर्ग तथा सभी माननीयों की ईमानदारी पर संदेह व्यक्त किया है। इसलिए महोदय, मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे इस मुद्दे पर एक प्रश्न उठाने का दायित्व प्रदान करें। श्री आयुष, क्या आपने पहले इसकी सूचना दी थी? आप समाचार पत्र की कटिंग एवं नागरिक समाज के सदस्य द्वारा दिए गए बयान की प्रति के साथ उचित सूचना दे सकते हैं। यदि दर्ज किया गया हो तो इस पर मैं विचार करूंगी। जी महोदय, मेरे द्वारा इसकी सूचना सुबह 10:15 पर दे दी गई है। जब यह मेरे पास आएगा तो इसकी जांच की जाएगी और इस पर विचार करूंगी और आपको अपना निर्णय बता दूंगी। अब विदेशी प्रतिनिधियों के स्वागत का समय आ गया है। मुझे आपको अवगत कराना है कि इंडोनेशिया से माननीय सुश्री सुगमावती सुकर्णो के नेतृत्व में 10 सदस्यीय शिष्टमंडल मंगलवार 18 नवंबर 2025 को यहाँ पहुँचा है। माननीय सदस्यों की ओर से माननीय सुश्री सुगमावती सुकर्णो तथा उनके प्रतिनिधि मंडल का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी एवं हर्ष हो रहा है। सुश्री सुकर्णो ने प्रारंभिक और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने, बच्चों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है। हम हमारे देश में उनके सुखद एवं फलदायी प्रवास की कामना करते हैं। सम्मानित सदस्यगण, अब मैं संसदीय प्रक्रिया की तरह से योजनाएं शुरू की हैं, जिसके तहत खिलाड़ियों को उच्च गुणवत्ता की ट्रेनिंग, मेडिकल सुविधाएं और आर्थिक सुविधाएं दी जा रही हैं। जिन देशों ने वर्षों पूर्व खेलों में निवेश किया था, वे आज अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार की खेलों के प्रति सक्रियता के कारण आज देश निरंतर प्रगति कर रहा है। पिछले ओलंपिक्स की तुलना में इस बार भारतीय खिलाड़ी अधिक संख्या में फाइनल्स में पहुंचे हैं और बहुत से खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। खेल मंत्री जी कह रहे हैं कि सरकार ने कई सारी नीतियां कदम उठाए हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या इन नीतियों का कार्यान्वयन सही ढंग से हुआ है, और अगर हो भी रहा है तो यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो योजनाएं बनाई गई है वे सही तरीके से लागू हो रही है। मंत्री महोदय बताएंगे कि आगामी खेलों के लिए आपकी क्या रणनीति है? नेता प्रतिपक्ष की चिंता उचित है। हम निरंतर इन योजनाओं की समीक्षा करते हैं और समय समय पर इनमें सुधार भी करते हैं। हमने आगामी खेलों के लिए नई रणनीति
नीतियों के तहत खिलाड़ियों के मानसिक और शारीरिक तैयारियों में सुधार, बेहतर कोचिंग स्टाफ की नियुक्ति और खेलों को आधुनिक बनाने पर जोर दिया है। हमारे सरकार की प्राथमिकता निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए भारतीय खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च प्रदर्शन देने के लिए तैयार करना है। धन्यवाद खेल मंत्री जी और नेता प्रतिपक्ष। सभा की विधायी कार्य संबंधी कार्यवाही शुरू की जाए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री विधेयक का पुनर्स्थापना करेंगे। महोदया, मैं एकीकृत पेंशन योजना के तहत प्राप्त लाभों पर कर छूट के लिए अनुमति चाहती हूँ। प्रश्न है, कराधान विधि संशोधन विधेयक 2025 के पुनर्स्थापना करने के लिए अनुमति प्रदान की जाए। कृपया जो इसके पक्ष में है वे हाँ करें। जो इसके विपक्ष में है वे कृपया ना करें। मैं समझती हूँ कि हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, अतः अनुमति दी जाए। पुनर्स्थापित करती हूँ। अब सदन पिछले सत्र में पेश किए गए वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर विचार करेगा। गृह मंत्री जी कृपया। अध्यक्ष महोदय, मुझे वक्फ संशोधन विधेयक प्राप्त हुआ है। व्यक्तिगत या सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण के इतिहास में एक मील का पत्थर और एक नया अध्याय होगा। इस विधेयक का उद्देश्य 1995 के वक्फ अधिनियम में सुधार करना है ताकि वक्फ संपत्ति के प्रबंधन में दक्षता और पारदर्शिता लाई जा सके। इस विधेयक की मुख्य विशेषताएं और प्रावधान से आप सभी को अवगत कराना है। पहला, प्रस्तावित विधेयक द्वारा वक्फ संपत्तियों के विवादों को हल करने तथा उनके बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करना संभव होगा। दूसरा, प्रस्तावित विधेयक में सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के प्रावधान किए गए हैं। तीसरा, प्रस्तावित विधेयक में कुछ गैर मुस्लिम सदस्यों और महिला सदस्यों को वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में शामिल करने का भी प्रावधान है। चौथा, यह विधेयक कानून बनाने के बाद उम्मीद नाम से जाना जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि इस सदन के सभी माननीय सदस्य, चाहे वो किसी भी दल के हों, इस विधेयक का पूरे दिल से स्वागत करेंगे। अब मैं प्रस्ताव करती हूं कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर विचार किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ क्योंकि यह बिल महिला वर्ग को भी वक्फ में सम्मिलित होने का बराबर का हक देता है, जो कि लिंग भेद को खत्म कर महिलाओं को समान अवसर प्रदान करता है। यह सामाजिक न्याय की दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया मजबूत कदम है। नेता प्रतिपक्ष सुश्री सालवी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का पूर्ण रूप से विरोध करती हूँ क्योंकि यह बिल दियों को सरकारी कब्जे वाली वक्फ संपत्तियों पर अधिकार देता है। साथ ही दियों को उस संपत्ति को सरकारी संपत्ति घोषित कर देने का भी अधिकार देता है। इसीलिए मैं इस बिल का पूर्ण रूप से विरोध करती हूँ। सुश्री राधिका जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल से पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। इस बिल ने वक्फ बोर्ड का सर्वे करके संपत्ति की पहचान का अधिकार छीन लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी कृपया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल से पूरी तरह सहमत हूँ क्योंकि यह बिल समय की मांग के अनुरूप है। इसके वक्फ संपत्तियों को बेहतर, कुशल और पारदर्शी प्रबंधन संभव हो सकेगा, जिसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार किया जाएगा। वक्फ रिकॉर्ड प्रबंधन में तकनीकी का उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा और
सरकारी नियंत्रण बढ़ाकर जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों को समाधान में सरकार की भागीदारी को बढ़ाकर आम जनमानस को त्वरित न्याय उपलब्ध कराया जाएगा। इसलिए यह बिल आवश्यक और अति महत्वपूर्ण है। जो इसके विपक्ष में है वे कृपया ना करें। मैं समझती हूँ कि हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, अतः विधेयक स्वीकार किया गया है। अब विधेयक पर खंड दर खंड विचार किया जाएगा। अब सवाल यह है कि खंड 2 से 6 इस विधेयक का हिस्सा है। कृपया जो इसके पक्ष में है वे हाँ करें। जो इसके विपक्ष में है वे कृपया ना करें। हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, अतः विधेयक स्वीकार किया गया है। खंड 2 से 6 विधेयक का हिस्सा है। अब प्रश्न यह है कि खंड 1 अधिनियमन सूत्र और शीर्षक विधेयक का हिस्सा है। कृपया जो इसके पक्ष में है वे हाँ करें। जो इसके विपक्ष में है वे कृपया ना करें। मैं समझती हूँ कि हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, अतः प्रस्ताव स्वीकार किया गया है। गृह मंत्री जी कृपया। महोदय, मैं प्रस्ताव रखती हूँ कि प्रस्ताव पेश किया गया कि विधेयक पारित हो गया है। विधेयक पर विचार किया जाए। कृपया जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें। जो इसके विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। मैं समझती हूँ हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है और विधेयक पारित हो गया है। अब राष्ट्रगान होगा, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा